नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और आज का मेरा वीडियो इंडस्ट्रियल रिलेशन का है, जिसके अंदर हम लोग जानेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के बारे में, जो 1947 एक्ट के अंदर स्टैब्लिश्ड है सेक्शन 10 में। और इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो पहले से बना कर रखा है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग उस वीडियो को भी जाकर जरूर देखिएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज के इस वीडियो में हम लोग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के जितने भी एक्ट है, जितने भी प्रोसेस है, बेनिफिट्स, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, सभी को कवर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज का मेरा टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के बारे में। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट क्यों बना है, इसका कारण क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। और इसके इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे, इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट के बारे में जानेंगे, मेजर के बारे में जानेंगे, इनके कॉजेस के बारे में जानेंगे, इनके फीचर्स के बारे में जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट समझते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट दो वर्ड से मिलकर बना है, एक इंडस्ट्रियल, दूसरा डिस्प्यूट। इंडस्ट्रियल का मतलब होता है कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर क्या चीज चल रही है। अब कोई काम हो रहा है, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयर्स है, एडमिनिस्ट्रेशन है। अब उनके बीच में कुछ ना कुछ उनके लेवल पे किसी ना किसी से, या फिर उनके अपर लेवल से किसी ना किसी से किसी तरह के डिस्प्यूट्स होते होंगे। डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद, बहस, झड़प, ये होता है डिस्प्यूट का मतलब। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इसलिए बनाया गया कि अगर किसी एम्प्लॉयर्स के बीच में, एम्प्लॉयर्स के साथ, किसी एम्प्लॉयर्स का एम्प्लॉयर्स के साथ, या फिर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज के साथ में अगर किसी तरह का झगड़ा होता है, किसी तरह का बातचीत होता है, तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे और उसे किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, ये सारे प्रोसेस को हम लोग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में बताया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 डिफाइंस एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एज एनी डिस्प्यूट ऑफ डिफरेंस बिटवीन employers and employees, or between employers and employers, or between employees and employees, which is connected with the employment or non-employment or the terms of employment or with the condition of वर्क ऑफ एनी पर्सन। और ये सारा जो कनेक्शन है, ये जो भी बातचीत हो रही है, जो भी बात विवाद होती है, जो भी बहस होती है, उसमें कहीं ना कहीं नॉन एम्प्लॉयमेंट वाले भी जो लोग हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से वो लोग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। और द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और विद द कंडीशन ऑफ वर्क ऑफ एनी पर्सन। और ये किसी के साथ भी हो सकता है, किसी भी काम में हो सकता है और किसी भी आदमी के साथ हो सकता है। और इसका भी अपना कंडीशन होता है, कुछ ना कुछ अपने कंडीशन के थ्रू ही मतलब ये इन्वॉल्व हो पाते हैं। तो ये तो थे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का कुछ छोटा सा डेफिनेशन। अब हम लोग इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में जानेंगे, यानी कि इनका इंपॉर्टेंट जो पहलू है या पक्ष हम लोग कह सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स affected directly or indirectly on any day during the entire period of the work stoppage, and secondly the number of man days lost, which is obtained by adding up the actual resultant absence caused directly or indirectly by the work stoppage in each shift of the potential working day, जिसके अंदर ये सारे वीक ऑफ सब आते हैं और शेड्यूल हॉलीडेज भी इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया कि इनका मेन एस्पेक्ट क्या होता है, पहला मेन पहलू क्या होता है, ये दो तरह के होते हैं। एक तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक मैक्सिमम नंबर का एम्प्लॉयज काम करता है, वर्कर काम करता है, उसमें भी कुछ डायरेक्टली इफेक्टेड होता है, डायरेक्टली अफेक्टेड होते हैं और कुछ कुछ इनडायरेक्टली अफेक्टेड होते हैं। कैसे कि अगर कोई काम कर रहा है एक दिन में, मान लीजिए एक दिन का कोई काम हो रहा है, उसमें 50 लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें 50 में से कुछ लोग 20 लोग जो है वो काम नहीं कर रहे, आए लेकिन वो कोई काम नहीं किए, छुट्टी ले लिए या फिर ऐसे ही बेमतलब के बैठे हुए हैं, तो उसमें उस स्टॉपेज में हो सकता है कि उस कंपनी का जो प्रोडक्शन लिमिट है वो घट जाए, प्रोडक्शन जो क्राइटेरिया है वो घट जाए, वो प्रोडक्शन लॉस में चला जाए, वेजेस लॉस्ट हो जाए, कि मतलब उनको जो दिन का अगर कोई पैसा दे रहा है तो दिन का उसमें
कंपनी को, इंडस्ट्री को नुकसान देखने को मिले कि ये मैंने जितने पैसे दिए उसका तो प्रोडक्शन हुआ ही नहीं उतना का, इतने लोग तो आए लेकिन कोई काम हुआ नहीं। तो ये सारी चीज़ होते हैं। तो इन सभी को हम लोग एनालाइज करते हैं, इंडस्ट्री के अंदर सभी चीज़ों को एनालाइज किया जाता है, समझा जाता है, और फिर जो भी वीकली ऑफ और शेड्यूल हॉलीडेज जो भी स्टेब्लिश्ड है उनको छोड़कर बाकी जितने भी तरह के हॉलीडेज हुए हैं, जितने तरह के काम नहीं किए गए हैं, उन सभी को एनालाइज करके उन एम्प्लॉयज से हो सकता है उन एम्प्लॉयज के रिपोर्ट्स निकाले जाए। उनको अगर किसी का रिपोर्ट बहुत ख़राब है तो उनको कंपनी से निकाल दिया जाए, या फिर उनके सैलरीज को काट लिया जाए, या फिर बहुत सारे चीज़ों को देखने को प्रोसेस हम लोग को मिल सकता है, वहाँ पे मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिससे कारण क्या होता है, वर्क स्टॉपेज बढ़ जाता है कि मतलब काम बहुत रुक सा गया है, काम नहीं हो रहा है। अगर हो सकता है किसी टाइम पे अभी 10 लोग नहीं कर रहे हैं 50 लोग में, लेकिन हो सकता है उन 10 लोग को देखे बाकी 40 लोग भी अगर काम करना बंद कर दे तो ये प्रॉपरली इलीगल वे में मतलब स्ट्राइक हो जाएगा। इसमें कोई वाद विवाद भी नहीं, लेकिन इनका स्ट्राइक हो जाएगा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बर्बाद हो जाएगा, इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, डिमांड बढ़ा हुआ है, मार्केट एकदम से फॉल हो जाएगा, स्टॉक में गिरावट आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के मेन पहलू होते हैं कि अगर ऐसा होता है तो उनको किस तरीके से रिसॉल्व करेंगे। इसके कुछ और भी नए नए कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि द नंबर ऑफ डिस्प्यूट्स, ड्यूरेशन ऑफ ए डिस्प्यूट, वेजेस लॉस्ट, द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन लॉस्ट, ये सारी चीज़ें हैं। अब हम लोग जानेंगे मेजर कॉजेज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के। तो इसके मेजर कॉज क्या होते हैं इसके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के, तो वो समझते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको अब पूरा डेफिनेशन पढ़कर नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि ये पॉइंट वाइज में सुनाऊंगा। आपको पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप वीडियो को रोक कर अगर नोट्स लिख रहे हो तो नोट्स भी लिख सकते हैं। और आप लोग चाहो तो पीडीएफ के लिए मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं वहाँ पे पीडीएफ का लिंक आपको दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और आप इसे एग्जाम में भी लिख सकते हैं, 5 नंबर और 10 नंबर के मार्क्स में आप इसे लिख सकते हैं, आपका नंबर कटेगा नहीं। तो इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले तो डिस्प्यूट जो इनके मेजर कॉजेज है, मेजर कारण जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के, कि वो क्यों होते हैं, क्या कारण हो जाता है, इन सभी को समझेंगे और इसका होने का कारण क्या उनके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले तो आ जाता है यहाँ पे वेजेस एंड अलाउंस। वेजेस और अलाउंस में क्या हो जाता है कि आपको, आप जो भी काम करवा रहे हैं उनका सही मूल्य उन्हें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उनको जो भी रिलीफ चाहिए, जो भी चीज़ उनको ज़रूरत है, जो भी रिक्वायरमेंट है, उनको वो चीज़ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और वो देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। या फिर एक टाइम पे आता है कि वो कॉस्ट अभी जैसे कि 1000 रुपये आपको मिल रहे हैं, लेकिन 10 साल बाद वो 1000 रुपये किसी वैल्यू का नहीं होगा आपके लिए। तो आप चाहोगे कि वो 10 साल बाद वो 1000 रुपये 10,000 में रहे, 10,000 के लगभग का रहे। तो ये चीज़ भी देखा जाता है कि जो भी वेजेस, जो भी उनके मूल्य मिल रहे हैं, उनका जो काम करने का जो उनको सैलरी दिया जा रहा है, अलाउंस दिया जा रहा है, उसमें इंक्रीजमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। उनके पुअर अलाउंस तो नहीं है, उनके बोनसेस तो नहीं काटे जा रहे, अगर वो लीगली सही से काम करे, उनका रिपोर्ट अगर अच्छा है तो। फिर अब दूसरा पॉइंट आ जाता है ले ऑफ्स एंड रिट्रेचमेंट। ले ऑफ और रिट्रेचमेंट में क्या होता है कि जो भी काट छाट की जाती है, जैसे कि आप अपने फैमिली में से भैया भाभी दीदी किसी से भी आप जो एम्प्लॉय है, जो काम कर रहे हैं कहीं पे, उनसे अगर उनके सैलरी के बारे में बोलोगे कि आपको कितना सैलरी मिलता है, तो वो सैलरी तो अलग बताएंगे, लेकिन उनके साथ वो इन्वॉल्व करेंगे कि मेरा पीएफ कटता है, मेरा कुछ कटता है, मेरा जो भी डिफरेंट चीज़ें होते हैं वो सारी चीज़ें कटती रहती है, ईएमआई कटता है, ऐसा चीज़। तो यहाँ पे कट ऑफ इन्हीं को बोला जाता है कि ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट भी होता है, काटना छाटना भी होता रहता है उनके बीच में, उनके सैलरीज के बीच में। फिर आता है इनडिसिप्लिन एंड वायलेंस। इनडिसिप्लिन और वायलेंस में क्या होता है कि उसमें देखा जाता है कि वर्कर्स जो भी उस फैक्ट्री को ज्वाइन कर रहे हैं, उसमें जो काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री से हो, किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी रीजन से हो, लेकिन उनमें ऐसा कोई एटीट्यूड, ऐसा कोई परसेप्शन नहीं होना चाहिए कि वो मतलब लोगों के बीच में मतलब वायलेंस फैला रहे हैं, मतलब अपना कास्ट के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि हम लोग आए दिन न्यूज़ में सुनते रहते हैं, न्यूज़ चैनल में, कि ये इसने किया, वो उसने किया, ऐसा बढ़ावा हो रहा है, बढ़ावा किया जा रहा है, अपने कास्ट को लेकर बढ़ाया जा रहा है, ये वगैरह वगैरह। तो ये सारा किसी तरीके बात विवाद ना हो, कोई ऐसा बहस ना हो, इनडिसिप्लिन तरीके से कि कोई अगर उसका पास कोई सीनियर आ रहा है तो वो सीनियर से उल्टे सीधे तरीके से बात ना करे, बिहेव अच्छा करे, बिहेव खराब ना करे। इन सभी चीज़ों को भी देखा जाता है, उन सभी चीज़ों को भी एनालाइज किया जाता है,
उनका ट्रीटमेंट सही से हो रहा है या नहीं, उनको पनिशमेंट कैसा दिया जा रहा है, अगर कोई ऐसा वर्बल एब्यूज़ करता है या फिर किसी भी तरीके का फिजिकल असल्ट करता है तो उनके ऊपर किस तरीके का एक्शन लिया जा रहा है उस पीरियड में, ये सारा चीज़ देखा जाता है। फिर आता है यूनियन रिवेलरी। यूनियन रिवेलरी में क्या आता है, इसमें एम्प्लॉयज़ के बीच में जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे, जो भी इश्यूज आ रहे हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग जिसको हम लोग कहते हैं कि वेजेस का उनको तनख्वाह सही से मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उनको नेगोशिएट तो नहीं किया जा रहा है, इन सभी चीज़ को देखा जाता है। अगर आपके चीज़ों को नेगोशिएट किया जा रहा है, आपके वेजेस का जो मतलब आपका जो वेतन है वो प्रॉपरली नहीं मिल रहा है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे लीगल प्रोसीजर्स भी होते हैं जिसके अंदर लीगल प्रोसीजर के अंदर हम लोग को वहाँ पे स्ट्राइक्स देखने को मिलते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्राइक्स देखने को मिलते हैं, सिंपैथिक स्ट्राइक देखने को मिलते हैं, साइकोलॉजी और सोशल कॉजेज देखने को मिलते हैं, इंस्टीट्यूशनल कॉजेज देखने को मिलते हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस देखने को मिलते हैं, और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग से हम लोग बात करेंगे अगर किस सिंपैथिक स्ट्राइक के बारे में, तो जैसे कि अगर कोई एम्प्लॉय का दुर्व्यवहार के कारण, बिहेवियर के कारण या फिर कुछ भी ऐसा कोई कारण से उसको निकाल दिया गया है, कंपनी से निकाला जा रहा है, तो कंपनी का एक प्रोसेस भी बनता है कि अगर वो किसी एम्प्लॉय को निकालना चाह रहा है या फिर निकाल रहा है तो उसे कुछ टाइम के लिए रिलीफ भी दिया जाए। ऐसा नहीं कि अभी उसने डिसीजन लिया, अभी उसने आपके साथ कुछ ऐसा व्यवहार किया और आपने तुरंत से उसे रिजेक्ट कर दिया, ऐसा नहीं। आपको एक उसे रिलीफ देना होगा कि एक टाइम पे अगर आप उसे इमीडिएट अगर रिजेक्ट कर देते हो, इमीडिएट सस्पेंड कर देते हो, तो उसके थ्रू जो उसका फैमिली चल रहा है उसमें इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको वो सारी चीज़ें भी देखने हैं, वो सारी चीज़ों का भी एक प्रोसेस होता है 1947 एक्ट के अंदर कि बताया जाता है कि आप अगर कोई किसी तरीके का स्ट्राइक कर रहे हो तो आपको ऑर्गेनाइजेशन को कुछ दिन पहले, कुछ टाइम पहले आपको वो नोटिस देना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन को भी वो नोटिस पहले बताना पड़ता है कि अगर आप स्ट्राइक करो तो आपको ये सारे कंडीशंस रखने होंगे, ऐसे वैसे ये सारी चीज़ प्रोसीजर्स रखने होंगे। फिर आता है साइकोलॉजी और सोशल कॉजेज। इसके भी साइकोलॉजी कारण, ओकेशन, फ्रेंड्स, फैमिली, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिनके कारण एम्प्लॉयज़ जो है स्ट्रीट पे आ जाते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं। फिर इंस्टीट्यूशनल कॉजेज़ की हो सकता है, इंस्टीट्यूशन में आपके साथ एम्प्लॉयज़ के साथ बहस हो रही है, किसी तरह के आपके बातों को नहीं सुना जा रहा है, आपके बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है जिस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, मशीनरी खराब हो गया है, और भी ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं कि आपको मेजोरिटी सपोर्ट नहीं दिया जा रहा है, मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, इस तरीके से। फिर आता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। कई बार ऐसा होता है कि अपने बातों को मनवाने के लिए जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, ट्रेड यूनियंस होते हैं, वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का भी यूज़ करते हैं, जिसके कारण इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे कुछ प्लेसेस भी देख सकते हैं जिसमें अनयूनियनाइज्ड प्लेस भी हम लोग को देखने को मिलता है, जैसे कि मुंबई, अहमदाबाद, कानपुर, कलकत्ता, इस तरीके के, जिसके अंदर ओकेशनली या फिर पावरफुल वेपन्स का भी यूज़ कर दिया जाता है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को एक पावरफुल वेपन के दौर पे भी देखा जाता है कि वो लोग अगर आते हैं तो कंपनी के साथ लगभग बहुत कंपनी में इफेक्ट पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाते हैं। तो ये तो थे कॉजेज। अब हम लोग जानेंगे उसके इफेक्ट के बारे में कि मेजर इफेक्ट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में क्या आता है उसके बारे में। तो इफेक्ट जो है सबसे यहाँ पे तो कॉमन इफेक्ट होता है कि स्ट्राइक। अब वो स्ट्राइक कितने तरीके के होते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में, वो किस तरीके से उसका प्रोसेस किया जाता है, वो कौन कर सकता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे मेजर इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के बारे में। जो इसका मेजर इफेक्ट होता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंदर वो बेसिकली स्ट्राइक के ऊपर होता है। कॉमन हम लोग स्ट्राइक ही देख सकते हैं, जिसमें हम लोग दो टाइप्स में बांट दिए हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये दो तरह के स्ट्राइक्स होते हैं और इसके बारे में अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि स्ट्राइक एक्चुअल में होता क्या है। ए स्ट्राइक इज़ ए वेरी पावरफुल वेपन यूज्ड बाय द ट्रेड यूनियंस एंड अदर लेबर एसोसिएशंस टू गेट देयर डिमांड्स एक्सेप्टेड। स्ट्राइक जो है बहुत ही पावरफुल वेपन के तौर पे यूज़ किया जाता है ट्रेड यूनियन के थ्रू, जिसमें लेबर एसोसिएशन अपना डिमांड को फुलफिल कराने के लिए करते हैं स्ट्राइक। इट जनरली इन्वॉल्व्स क्वाइटिंग ऑफ वर्क बाय अ ग्रुप वर्कर्स फॉर द पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग द प्रेशर ऑन द एम्प्लॉयर सो दैट देयर डिमांड गेट एक्सेप्टेड। और इसमें जनरली जो होता है काम जो रोका जाए वो इन्वॉल्व होता है कि काम उसमें रुक जाता है, कोई काम नहीं करता है
और इसमें ग्रुप ऑफ वर्कर्स एक साथ मिलकर इस काम को अंजाम देते हैं, इस स्ट्राइक को अंजाम देते हैं, जिसके अंदर उनका एक ही मुद्दा होता है कि एम्प्लॉयर्स के साथ कि वो अपना डिमांड को एक्सेप्ट करवाए। व्हेन वर्कर्स एज collectively case to work in particular industry, they are said to be on strike. According to Industrial Dispute Act 1947, a strike is a cessation of work by the body of person employed in an industry acting in combination or a connected refusal of any number of persons who are or have been so employed to continue to work or to accept employment, or a refusal under a common understanding of any number of such persons to continue to work or to accept employment. अब एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अकॉर्डिंग स्ट्राइक को एक कॉम्बिनेशन कहा गया है जो पर्सन, जिसमें बॉडी ऑफ पर्सन जो वर्क बाय अ बॉडी ऑफ पर्सन एम्प्लॉय जो है वो इंडस्ट्रियल एक्ट के साथ कॉम्बिनेशन में रहता है, कंबाइन करता है, और वो रिफ्यूज़ल रखता है, हर तरह के नंबर ऑफ पर्सन को रिफ्यूज़ करता है, जिसके कारण जो भी एम्प्लॉयड का कंटिन्यूटी होता है, वर्क एक्सेप्ट होता है एम्प्लॉयमेंट का, उसमें कॉमन अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी वो पैदा करता है, एक तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग पैदा करता है, साथ में उसका जो भी एम्प्लॉयमेंट है, जो भी पर्सन जो भी काम कर रहे हैं नंबर ऑफ पर्सन, उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करवाता है। तो इसके कुछ टाइप ऑफ स्ट्राइक्स होते हैं, तो वो टाइप ऑफ स्ट्राइक्स क्या क्या है? प्राइमरी स्ट्राइक्स में आता है स्टे अवे स्ट्राइक, स्टे इन स्ट्राइक और साइड डाउन स्ट्राइक, टूल्स डाउन, पेन डाउन और माउथ शट स्ट्राइक, लाइटनिंग और वाइल्ड स्ट्राइक, टोकन और प्रोटेस्ट स्ट्राइक, गो स्लो, वर्क टू रूल, वर्क टू डेजिग्नेशन, पिकेटिंग, बॉयकॉट, घेराव, हंगर स्ट्राइक। सेकेंडरी स्ट्राइक में क्या आता है? अगेंस्ट अ थर्ड पार्टी, दिस स्ट्राइक्स आर सिंपैथेटिक स्ट्राइक। ये जो कुछ स्ट्राइक्स होते हैं जिसमें पेन डाउन, टूल डाउन, काम नहीं करना, काम बंद कर देना, गो स्लो का, प्रोटेस्ट का, बॉयकट का, घेराव का, हंगर स्ट्राइक, पिकेटिंग स्ट्राइक, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व की जाती है। ये सारी चीज़ों को भी एक प्राइमरी स्ट्राइक के अंदर रखा गया है। और सेकेंडरी स्ट्राइक में आता है जो थर्ड पार्टी के थ्रू होता है, जो उस वक्त तो उस इंडस्ट्री के अंदर नहीं होता, लेकिन जो इंडस्ट्री से बाहर होता है उनके थ्रू ये स्ट्राइक करवाया जाता है। ये सारी चीज़ें होते हैं। फिर आता है कॉजेज ऑफ स्ट्राइक्स। स्ट्राइक होने का क्या क्या कारण हो जाता है उसके बारे में समझते हैं। तो डिससेटिस्फेक्शन विथ एम्प्लॉय पॉलिसी, सैलरी इंसेंटिव्स प्रॉब्लम, इंक्रीमेंट नॉट अप टू द मार्क, wrongful डिस्चार्ज और डिसमिजल ऑफ वर्कमैन, विड्रॉ ऑफ एनी कॉन्सिसेंस ऑफ और प्रिविलेज, hours of work and rest intervals, leaves without wages और holidays, बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, प्रोविडेंट फंड और भी बहुत सारे ऐसे जितने भी कॉजेज है, इन सभी को देखा जाता है। फिर उसके अंदर हम लोग को और भी चीज़ें देखने को मिलते हैं जो प्राइमरी स्ट्राइक्स में भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि लॉकआउट है, पिकेटिंग है, घेराव है। लॉकआउट में क्या काम होता है कि जो भी काम हो रहे होते हैं लॉकआउट के अंदर, उन सब का रोक दिया जाता है, उन सभी पे रोक लगा दिया जाता है कि वो काम नहीं करेंगे, वो किसी तरीके का काम नहीं करेंगे। जो भी उनको चीज़ें मिल रहे हैं उन सभी में वो लॉकआउट लगा देते हैं कि काम नहीं करना है, वो काम छोड़ देते हैं, ये डिक्लेयर कर देते हैं। ए लॉकआउट इज़ अ वर्क स्टॉपेज इन विच एन एम्प्लॉयर प्रिवेंट एम्प्लॉयज़ फ्रॉम वर्किंग। इट इज़ डिक्लेयर्ड बाय द एम्प्लॉयर्स टू पुट प्रेशर ऑन देयर वर्कर्स। ये इसलिए होता है क्योंकि एम्प्लॉयर्स जो है अपने एम्प्लॉयज़ के अंडर इतने ऊपर प्रेशर, इतने प्रेशराइज्ड उन्हें कर देते हैं जिनके कारण वो लोग काम बंद कर देते हैं, गुस्सा से या फिर इरिटेट होकर काम बंद कर देते हैं, और उसे हम लोग लॉकआउट स्ट्राइक कहते हैं। फिर आता है पिकेटिंग स्ट्राइक। पिकेटिंग में क्या होता है? ये इन्वॉल्व करता है वॉकिंग डाउन, अप डाउन, आउटसाइड, जो उस इंडस्ट्री के बाहर जाकर बैठ गए हैं या फिर कुछ भी नहीं कर रहे, बाहर जाके गेट के बाहर जाके स्ट्राइक कर दिए हैं, इस तरीके का होता है पिकेटिंग स्ट्राइक। इसमें क्या होता है? द पर्पस ऑफ पिकेटिंग टू स्टॉप परसुएड वर्कर्स नॉट गो टू वर्क, टू टेल द पब्लिक अबाउट द स्ट्राइक, टू परसुएड वर्कर्स टू टेक देयर यूनियन साइड। ये किया जाता है, उन लोगों को बताया जाता है, लोगों में जागरूकता फैला दिया जाता है कि ये हम लोग का काम को नहीं देखा जा रहा, हमारे ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, इन पे काम नहीं किया जा रहा है, ये कंपनी अच्छा नहीं है, कंपनी ख़राब है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें करने लगते हैं। फिर आता है घेराव। घेराव में क्या होता है? घेराव बेसिकली हिंदी वर्ड है, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में भी घेराव ही कहा जाता है। क्योंकि
जो एम्प्लॉयर है या फिर जो भी टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं उनको चारों तरफ से घेर लिया जाता है, वेपन से नहीं, बस यूं ही उनको चारों तरफ से घेर कर उनसे सवाल पूछा जाता है, उनका सवाल का जवाब चाहा जाता है, अपने जो भी उनका जो प्रॉब्लम है उनको एक्सेप्ट करने के बारे में कहा जाता है। ये सारी चीज़ होते हैं घेराव के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं स्ट्राइक के। उसके बाद आता है इम्पैक्ट्स। इनमें क्या इम्पैक्ट्स होता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंदर, क्या कॉन्सिक्वेंस तैयार होते हैं। तो सबसे पहला तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयर। इम्पैक्ट एम्प्लॉयर के अंदर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो क्या किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले एम्प्लॉयर के अंदर ये इम्पैक्ट पड़ता है कि प्रोडक्शन प्रोसेस में ब्रेक लग जाता है, उसके प्रोडक्शन सूट्स कम हो जाते हैं, उनका जो टारगेट होता है वो अचीव नहीं हो पाता है। और भी ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जो लाइबल होते हैं इस तरीके से कि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो काम होता है, रेगुलर सप्लाई का जो काम होता है वो एकदम से रुक जाता है, वो काम नहीं करता है। और ये अ पार्ट ऑफ इमीडिएट इकोनॉमिक इफेक्ट्स पे भी काम करता है। लॉस देखने को मिलता है, क्रीड देखने को मिलता है, लेबर फोर्स बहुत एलियनेशन लगता है कि मतलब बहुत ही कम हो गया लेबर फोर्स, नॉन इकोनॉमिक है, साइकोलॉजिकल और सोशल कॉन्सिक्वेंस है, इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें देखने को मिलते हैं। फिर इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉय के बीच में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इनको स्टैंड पॉइंट जो एम्प्लॉयज़ का है, डिस्प्यूट रिजल्ट, इमीडिएट लॉस, इनका इनकम में लॉस देखने को मिलता है, डिस्प्यूट देखने को मिलता है, एक दूसरे के साथ डिस्ट्रैक्शन, डिमॉन्स्ट्रेशन देखने को मिलता है कि अभी अगर वो कुछ सीनियर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट में थे तो अभी तुरंत से वो जूनियर एग्जीक्यूटिव हो गए या फिर नॉर्मल एग्जीक्यूटिव हो गए। इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशन देखने को मिलता है। ऐसे बहुत सारे और भी ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिन इंजरीज से कि अगर हो सकता है कि इन केस की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू पुलिस प्रोटेक्शन बुलाया गया या फिर उनको हटाने के लिए कुछ चार्ज कर दिया गया है, तो इनसे भी बहुत सारे इंजरीज उनको देखने को मिल जाते हैं, उन शटर डाउन देखने को मिल जाते हैं, उनके काम को रोक दिया जाता है, उनके पेंशन, उनके जो भी सैलरीज उनको मिलते थे वो सारी चीज़ें नहीं मिल सकते हैं। तो इस तरीके का वॉयलेंस भी तैयार हो जाता है, इस तरीके का इम्पैक्ट भी एम्प्लॉयज़ पे पड़ता है। फिर इम्पैक्ट ऑन जनरल पब्लिक के अंदर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, पब्लिक के अंदर, सोसाइटी के अंदर एक स्प्रेड फैल जाता है कि ये कंपनी अच्छा नहीं है, ये कंपनी में कोई भी एम्प्लॉय को सेटिस्फैक्शन नहीं है, ये कंपनी में काम अच्छा से नहीं होता है, और भी बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट्स हैं जो बात विवाद से देखने को मिल जाते हैं। फिर इम्पैक्ट ऑन नेशनल इकोनॉमिक, जब कोई काम नहीं हो रहा, बहुत टाइम से स्ट्राइक चल रहा है तो प्रोडक्शन कम हो रहा है, प्रोडक्शन कम होने के कारण उनका सप्लाई कम हो जा रहा है, सप्लाई कम होने की वजह से उनको प्रॉफिट्स ज़्यादा नहीं मिल रहे, लॉस हो रहे हैं। अब जब लॉस हो रहा है तो वो टैक्स भी ठीक तरीके से पे नहीं कर पा रहे हैं, अपने नेशनल इकोनॉमिक को भी आगे बढ़ावा नहीं दे पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे उसके मेथड्स ऑफ डिस्प्यूट के बारे में। मेथड्स ऑफ डिस्प्यूट और सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या है। तो इसमें कुछ 7 हम लोगों ने पॉइंट्स ऐड किए हैं: कलेक्टिव बार्गेनिंग, कोर्ट डिसिप्लिन, ग्राइवेंस प्रोसीजर, एब्रिट्रेशन, कॉन्सलेशन, एडजुडिशियन, ये सारी चीज़ें, इन सारी मेथड्स को हम लोगों ने ऐड किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में बात करेंगे। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है, इसमें जो भी कलेक्टिव बार्गेनिंग इज प्रोबेबली द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ रिजॉल्विंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। इट ऑकर्स व्हेन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अ लेबर यूनियन मीट मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स और डिटरमाइन एम्प्लॉयज वेजेस एंड बेनिफिट्स। इनके अंदर इनको जो भी वेजेस का सैलरी दिया जाता था, इनको जो भी वेजेस दिए जा रहे हैं उसमें किसी तरह का गिराव हो गया है, उसमें किसी तरह का प्रॉब्लम हो गया या फिर उनको सैलरी ठीक नहीं दिया गया, सैलरी नहीं दिया मिल रहा है, ये सारी चीज़ें पे, इन सारी चीज़ों पे बात की जाती है, इन सारी चीज़ों को देखा जाता है जो एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स के बीच में हो रहा है, इनके बीच में बार्गेनिंग किया जाता है। मतलब यानी कि इसमें एक बार्गेनिंग को हम लोग बोल सकते हैं कि उससे संपर्क करके उससे बातचीत किया जाता है कि नहीं, इतना हम लोग सैलरी नहीं देंगे या फिर इतना इंटेंसिव नहीं बढ़ाएंगे, इंसेंटिव्स नहीं बढ़ा सकेंगे, ये सारी चीज़ें किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें की भी जाती है। और ये आउट ऑफ नेगोशिएशन भी होते हैं जिसको हम लोग कैरिंग आउट नेगोशिएशन के साथ डील करते हैं, एक मैनेजमेंट के थ्रू ये डील किया जाता है जिसमें पेड प्रोफेशनल मैनेजर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, स्टॉक होल्डर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जिसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव भी कहते हैं। फिर कलेक्टिव बार्गेनिंग हैज़ व्यूड फ्रॉम 3 पर्सपेक्टिव्स। इसके कुछ 3 पर्सपेक्टिव्स है जो प्रोसेस ऑफ सोशल चार्जेस, ट्रीटी बिटवीन द कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज, सिस्टम ऑफ इंडस्ट्रियल
जूरिस्प्रूडेंस, ये सारी चीज़ों को देखा जाता है। जो भी बेनिफिट्स होते हैं एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं, एज वेल एज उनके जितने भी एम्प्लॉयर्स के साथ बेनिफिट्स है, एम्प्लॉयर्स के साथ बेनिफिट्स है, जो भी स्कीम्स है, वो सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। उस सारे लीगल प्रोसेस में ऐसा होता है और वो सारी चीज़ें मैनेजमेंट के थ्रू प्रोटेक्ट किए जाते हैं एम्प्लॉयज़ के। जैसे कि एग्जांपल एक देख सकते हैं कि यूनियन शुड नॉट एक्सपेक्ट द मैनेजमेंट टू कॉन्केड ऑन इशूज विच वुड ultimately impair the company's ability to stay in business. Likewise, the management must recognize the right of employees to form unions and to argue for improved wages and working conditions. ये सारी चीज़ों को कि उनके वर्किंग कंडीशन को भी इम्प्रूव किया जाए, उनके वेजेस को भी इम्प्रूव किया जाए, ये सारी चीज़ें होते हैं। फिर कोड ऑफ डिसिप्लिन भी आती है। कोड ऑफ डिसिप्लिन में क्या होता है, जो भी उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो भी वर्कर्स के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, एम्प्लॉयर्स के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनको ध्यान रखा जाता है, उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, उनके ऑब्लिगेशंस को समझा जाता है। टू प्रमोट कंसल्टेटिव कोऑपरेशन बिटवीन द पार्टीज और कंसल्ट विल एट द ऑल लेवल्स, टू सिक्योर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स एंड ग्राइवेंस बाय नेगोशिएशन, कॉन्सिलिएशन एंड वॉलंटरी आर्बिट्रेशन, टू एलिमिनेट ऑल फॉर्म्स ऑफ coercion, intimidation and violence in industrial relations, to avoid work stoppages, to facilitate the free growth of trade union, to maintain discipline in industry। ये सारी चीज़ों को देखा जाता है कोड डिसिप्लिन के अंदर। फिर आता है ग्राइवेंस प्रोसीजर। ग्राइवेंस प्रोसीजर में क्या आता है कि किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई भी वायलेंस ना हो, जो भी चीज़ हो रहा हो वो एक लॉ के थ्रू, एक लीगली वे में हो रहा हो, उसके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जा रहा हो, एम्प्लॉयर्स के, एम्प्लॉयर्स से एम्प्लॉयर के बीच में ये सारी चीज़ों को, जो भी प्रॉब्लम्स हुए हैं उन सभी को लीगल वे से लॉफुली उसको फॉलो किया जाए और स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। ये होता है ग्राइवेंस जो भी होता है। इसके भी कुछ पॉइंट्स है, ये सारी चीज़ आप पॉइंट्स पढ़ोगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, उसका आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर आता है एर्बिट्रेशन। एर्बिट्रेशन में प्रोसीजर होता है कि जो भी थर्ड पार्टी स्टडीज़ हो रहा है, बार्गेनिंग हो रहा है, जो भी सिचुएशन तैयार हो रहा है, रेडी हो रहा है, उसको समझना, उसके बातों को सुनना, फिर उनके जो भी इंफॉर्मेशन है एक पार्टी से दूसरे पार्टी तक अच्छे से समझाना, उनको ठीक से रिकमेंड करना कि आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, इस्टेब्लिशमेंट करना कि ये सारी चीज़ें सही है, ये चीज़ें गलत है, आप इस तरीके से इस्टेब्लिश कर सकते हैं। फिर कॉन्सिलेशन का मतलब होता है कि आप एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हो, उनको अच्छे समझा रहे हो थर्ड पार्टी के थ्रू कि आप ये कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो, उस तरीके से कर सकते हो, आप अपने काम को तैयार फिर से रेडी कर सकते हो। अपने आप सब पार्टी को, आपके जितने भी ग्रुप्स हैं उन सभी को अच्छे से आप लोग को मैनेजमेंट के थ्रू अच्छे प्रोसेस से आपको बेनिफिट दिया जाएगा, हेल्प किया जाएगा, रिलीफ किया जाएगा, इस तरीके से। फिर एडजुडिकेशन जो है वो बताता है कि जो भी सेटलमेंट हो रहा है वो एक लेबर कोर्ट के थ्रू हो रहा है, ट्रिब्यूनल के थ्रू हो रहा है, गवर्नमेंट रेफर्स होते हैं उसके अंदर, गवर्नमेंट के थ्रू होता है। और ये एक लीगल प्रोसीजर सेक्शन 10 के अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 जो प्रोवाइड किया था रेफरेंस, उसमें बताया गया है, उसमें समझाया जाता है उनके डिस्प्यूट्स को, उसके जनरली उसके जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनको रेफर किया जाता है, उनसे उनके बातों को कंप्लीट किया जाता है कि उनके जो भी डिमांड्स है उनको एक्सेप्ट किया जाता है। ये सारी चीज़ें जो है एक लीगल प्रोसेस में होते हैं, प्रोसीजर में होते हैं। तो ये तो थे हमारे आज के इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का पूरा इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते थे वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहे माइंड स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।